Welcome to the first class of Financial Management for December 2020 term. आज की इस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में और हम लोग क्लास में कैसे पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि आने वाले टाइम में आपको कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लियरिंग द फाउंडेशन एग्ज़ाम। पर एक बात मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन एग्जाम उतना टफ नहीं था। फर्स्ट लेवल 10 में से 8 लोग क्लियर करते हैं, राइट? जितना हमने आसपास देखा है, बिकॉज पास परसेंटेज ज़्यादा है और ये फैक्ट बात है कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल लेवल। सो अगर आपने 40% एफर्ट दिया होगा फाउंडेशन लेवल में, तो अब ज़रूरी है कि आप अपना एफर्ट को डबल करें, बिकॉज पेपर्स बढ़ गए हैं, सिलेबस का साइज बढ़ गया है, तो आपका एफर्ट भी बढ़ना चाहिए। सो अगर आपको ये लग रहा होगा सर कि फाउंडेशन में हम अच्छे से नहीं पढ़े थे फिर भी मेरा क्लियर हो गया, तो आप लकी थे। एंड दूसरी बात ये, फर्स्ट लेवल थोड़ा आसान रहता है, पर एग्जीक्यूटिव लेवल में और फाइनल लेवल में उतना लक फेवर नहीं करेगा। और बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हो। अगर आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं होगी तब CS एग्जीक्यूटिव एक बार में क्लियर करना टफ होगा। फाउंडेशन जैसा अगर आप इजी समझ रहे हैं तो उतना आसान नहीं होने वाला, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आज इस डे 1 की क्लास में एकदम क्लियर हो जाइए कि हमको फाउंडेशन से ज़्यादा एफर्ट देना है। अगर आप फाउंडेशन जितना एफर्ट दे रहे हैं या उससे कम दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव विल नॉट बी ईजी फॉर यू। गेट योर फैक्ट्स वेरी क्लियर। क्या यहाँ तक अपने क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि सर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम कैसा होगा, हमको उसके बारे में पहले बताइए। इसके बारे में जानने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि सर FM का मतलब है सर सम्स आएगा क्या? FM का मतलब सर सम्स आएगा। सर मेरा बचपन से मैथ्स वीक रहा है और मेरे को मैथ्स से डर लगता है। अब सर FM है तो मैथ्स है, और सर मेरे को लग रहा है मुझसे होगा नहीं, हमको थ्योरी ज़्यादा अच्छा लगता है या हमको थ्योरी याद करना आसान लगता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम पास कर पाएंगे? हमको पहले ये क्लियर कीजिए। अगर आप CA कर रहे होते, अगर आप तब मुझे बोलते सर मेरे को प्रैक्टिकल कम समझ में आता है या मेरे को प्रैक्टिकल कम फेवरेबल लगता है, तब मैं कहता कि तुम्हारे लिए दिक्कत है फ्रॉम CA पॉइंट ऑफ व्यू। बट व्हेन इट कम्स टू CS, अगर आप थ्योरी में भी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप देखेंगे जब मैं आगे डिस्कस करूंगा कि अगर आप थ्योरी भी अच्छे से कर लें और सम्स में कुछ बेसिक सम्स करें और थोड़ा एक लेवल तक प्रैक्टिस करें, आपके लिए FM केक वॉक होगा और आप 60+ आराम से स्कोर करेंगे। तो अगर आप CA कर रहे होते और तब मुझे आप बोलते कि सर मेरे को प्रैक्टिकल थोड़ा कम समझ में आता है या आई एम वेरी बैड इन प्रैक्टिकल्स, क्या मेरे से FM होगा CA का? तब मैं बोलता चांसेस टफ है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन फॉर्मेट के हिसाब से उनका 80% सम जो है वो प्रैक्टिकल आता है एंड 20% सम जो है वो थ्योरी आता है। ये मैं CA की बात कर रहा हूँ, नॉट CS। तो गुड न्यूज़ फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो लोग FM कर रहे हैं CS में, और उनका FM भले ही अच्छा हो तब भी थ्योरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका FM वीक है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, चिंता करने की बात नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो CS कर रहे हैं फ्रॉम FM पॉइंट ऑफ व्यू, CA से वो अलग है, तो आप कंपैरिजन सेट ना करने जाएं, आपका आराम से क्लियर होगा। उतना टफ लेवल का सामना आता है, राइट? और जो इस लेवल का आ भी रहा है पास पेपर्स के बेसिस में मैनेजेबल है। तो अगला सवाल आता है, सर आप जो ये सब बात कर रहे हैं कि थ्योरी करने से हो जाएगा या फिर प्रैक्टिकल्स उतना नहीं आएगा, उतना टफ नहीं आएगा, ये सर आप कैसे बोल रहे हैं? आप ऐसे ही बोल रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी आपको कोई ज्ञान देता है एग्जाम को लेके, चाहे CS का हो या फिर कोई और कोर्स का भी हो, आप सीधा उससे पूछो कि आप प्रैक्टिकली प्रूफ करो एविडेंस के साथ कि तुम जो बोल रहा है वो सही है। क्योंकि हवा में तो कोई भी बात कर लेता है। अगर कोई बड़ा टीचर भी बोलता है मैं नहीं मानता, मैं क्या बोलता हूं, तुमको प्रूफ करके बता। क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है, अपने फेवर में बात करता है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आप उनको प्रूफ करिए कि आप जो बोल रहे हो सच है।
एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो चलो एविडेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, पर एविडेंस के बारे में डिस्कस करने के पहले अपने कुछ रूमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको सुनने को मिलेगा वंस योर अदर क्लासेस स्टार्ट। बिकॉज हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं ट्यूशन लिया हुआ है, किसी और से पढ़ रहा है, और हर टीचर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोलता है। तो पहला सवाल यह आता है, सर करेंटली हमारा एग्जाम फॉर्मेट क्या है? करेंटली हमारा एग्जाम फॉर्मेट है एमसीक्यू। जानते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति जैसा। यानी क्वेश्चन है, 4 सवाल रहेंगे और आपको राइट आंसर चुनना है, बेस्ट आंसर नहीं, राइट आंसर। अब अगला सवाल आता है, सर डिस्क्रिप्टिव नहीं था क्या? एक टर्म डिस्क्रिप्टिव एग्जीक्यूटिव में हुआ है, राइट? उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट हो गया। यानी जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है, जो 100 मार्क्स का है, उसमें 60 एफएम है, 40 एसएम है, और ये पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट बेस्ड है। यानी एग्जाम में आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दिया रहेगा, आपको करेक्ट आंसर में टिक लगाना या सर्कल करना है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, सर ये अच्छी बात है कि खराब बात है कि आप जो बोल रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट का एग्जाम हो रहा है, ये हमारे लिए फायदा है कि खराब है? अब जो टीचर एफएम नहीं पढ़ा रहे हैं ना, यहां पे 2 तरह के टीचर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक है टीचर नंबर ए और एक है टीचर नंबर बी। ये ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ये हम कैटेगराइज कर रहे हैं। ए वाले टीचर कौन है? जो लोग एफएम नहीं पढ़ाते हैं, जिनका ताल्लुक ही नहीं है इस पेपर से। वो क्या बोलेंगे, अरे अब तो आसान हो गया है, एमसीक्यू हो गया है ना, क्या टिक मारो हो गया। पर ये गलत है। आगे क्या है, सब्जेक्टिव पेपर में तुमको अगर नहीं भी आता होगा, हल्का फुल्का आइडिया भी होगा, तुम ज्ञान लिख देते थे, 5 में 1 मिल जाता था, 5 में 1.5 मिल जाता था, 5 में 2 मिल जाता था। मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात कर रहा हूं। पर एमसीक्यू में या तो फुल मार्क्स या तो 0, हाँ या ना, या तो तुमको आता है या तो नहीं आता है। गेस वर्क का स्कोप ही नहीं रहा, और ना ही कुछ बना के तुम नियर अबाउट लिख के एग्जामिनर को थोड़ा कन्विंस कर पाओ कि भैया मेरे को 5 में 1 दे दो, जो तुम लोग बीकॉम लेवल में करते आए हो या ग्रेजुएशन लेवल में किया होगा या कर रहे होगे। तो बैड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू कि एमसीक्यू में तुमको उसका स्कोप नहीं मिलेगा। एमसीक्यू का मतलब ही है या तो सही या तो गलत। इस बारे में क्लियर हो जाओ। एंड दिस मेक्स द एग्जाम फॉर्मेट वेरी टफ, क्योंकि अब घुमा फिरा के बना के लिखने का सीन ही नहीं है। जो समझना है पूरा समझना है, जो याद करना है पूरा याद करना है। और दूसरी बात यह कि पूरे किताब में से कहीं से भी लाइन उठाकर एक एमसीक्यू बनाना टफ नहीं है, विच हैज मेड द एग्जाम मोर डिफिकल्ट। आगे क्या था कि सर 5 नंबर का तो ये क्वेश्चन पक्का ही होगा, या ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए नहीं 2 नंबर के लिए आएगा, तो हम लोग प्रिपरेशन वैसे करते थे। पर एमसीक्यू में हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे? यानी जो इंपॉर्टेंट है वो अनइंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो अनइंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट बताना डिफिकल्ट है, क्योंकि 400 पन्ने की किताब में से, 600 पन्ने की किताब में से कहीं से भी लाइन पिकअप करके दिया जा सकता है। तो जो लोग ये कहते हैं एमसीक्यू आसान है, उनको बोलो पहले खुद एमसीक्यू एग्जाम दें, और उनको आइडिया लग जाएगा कि अगर उस सब्जेक्ट के नहीं है कितना दिक्कत आता है पास होने में। या फिर जाके अपने सीनियर से डिस्कस करो जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, वो तुमको बताएंगे कि जब एग्जाम देने बैठे थे तब समझ में आया स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। समझ रहे बात को? इसमें आपको 2-3% ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग लकी बहुत ज्यादा होते हैं, गेस वर्क बहुत तगड़ा है, जो लॉटरी का टिकट भी खरीदे 10 करोड़ रुपया जीत जाए, और हम लोग 10 करोड़ रुपया खर्चा करके भी 1 लाख का टिकट, 1 लाख का लॉटरी नहीं जीत सकते, राइट? तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को। हमको सीधा पता है, मेहनत करेंगे रिजल्ट आएगा। लक के बेसिस पे सिर्फ जुआ खेला जा सकता है, सीएस नहीं बना जा सकता, ये मैं आपको बता दूं। तो यहां तक आपको क्लियर है आपके एग्जाम फॉर्मेट के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा, वेदर इट्स इजी और टफ, क्या यहां तक अपने क्लियर हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि सर हमको प्रिपरेशन कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं अपने? इसके बारे में इससे डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब बाकी एमसीक्यू पेपर की तैयारी करें या फिर नॉन एमसीक्यू पेपर के लिए भी तैयारी करें, आप इफेक्टिवली तैयार हो पाए। नंबर 1,
आपको बाकी सब्जेक्ट्स में बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2, जो फॉर्मेट मैं फॉलो कर रहा हूं वो आपको कन्विंसिंग कैसे लगेगा वो इस डिस्कशन के बाद आपको समझ में आएगा, इसलिए टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं जो भी बोलता हूं उसके पीछे एक बैकअप एविडेंस रहेगा, अगर बैकअप एविडेंस नहीं रहेगा तो काम वैसे नहीं बनेगा। कि यहां तक अपने क्लियर है? अब जैसे कि मैंने बताया कि सर एविडेंस कहां से आया है, एविडेंस आया है दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि आप जानते हैं दिसंबर 2019 में एफएम का एमसीक्यू एग्जाम पहली बार किया गया था, राइट? और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इस एग्जाम का ताकि क्लैरिटी आए कि सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, इंस्टीट्यूट का अप्रोच क्या रहेगा और हमको कैसे प्रिपेयर करना है, राइट? तो दिसंबर 2019 के पेपर के बाद कुछ चीजें बहुत क्लियर हुई फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पर्सपेक्टिव एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे प्रिपरेशन के लूप होल्स के बारे में पता चला। सबसे पहली बात, जो मेजर डिबेट हमेशा रहा है स्टूडेंट्स का, राइट? स्टूडेंट्स का एक्चुअली डिबेट रहा नहीं है, ये टीचर्स का रहा है। क्यों? बिकॉज कैलकाटा में अगर आप देखो या ईस्टर्न इंडिया में देखो, स्पेशली आई ट्रैवल टू दिल्ली एज वेल अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड इन अदर सिटीज एज वेल टू टीच। कैलकाटा में क्या है, कोई सीएस स्पेसिफिक एफएम ट्यूशन नहीं है, सबके सब सीए वाले हैं। यानी जो मेन टीचर है एफएम का वो नाम के आगे भी सीए लिखता है और उसका सीएस से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? उसने आज तक इंस्टीट्यूट का मैट भी कभी नहीं खोला होगा, जो मैं तुमको भी डिस्कशन में बताऊंगा कैसे। तो यहां पे क्या होता है, 400-500 बच्चे सीए वाले साथ में आके बैठ जाते हैं और हमारी तादाद, हमारे रीजन की बात कर रहा हूं, वहां कम होती है, मे भी 50 में भी 100। अब सीए वाले का मेन कंसंट्रेशन है वो सीए के 500 बच्चे जो नेक्स्ट टर्म में अपने फ्रेंड्स को जब भेजेंगे तो और 500 आएंगे, राइट? और सीएस में 50-100 बच्चे जो आ रहे हैं वो तो उनके लिए पॉकेट मनी जैसा है कि तुम लोग पहुंच गए हो, पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं, राइट? अगेन अगर आप बोलेंगे सर ये आप कैसे बोल रहे हैं, अपने सीनियर का कॉपी उठाओ, तुमको सिर्फ सम्स दिखेगा। अगर आपने देखा होगा खाली सम्स पे सम्स बना रहे हैं, उसमें टफ सम, इजी सम, खाली सम्स, और क्लास के पहले 20 मिनट खाली हल्का फुल्का थ्योरी का डिस्कशन हो जाता है, वो भी हवा में बातें, राइट? अब यहां पे पहला बात आता है, सर क्या आप बोलना चाह रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं? फॉर्मेट वाइज तो डेफिनेटली यस वो गलत पढ़ा रहे हैं। सर ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? गूगल मौसा जी के पास जाओ और वहां से आईपीसीसी या सीए इंटर का क्वेश्चन पेपर एफएम का निकालो, तुमको दिखेगा 5-6 टर्म का निकालो, तुमको दिखेगा 80% प्रैक्टिकल सम्स आया है सीए के पेपर में और 20% जो एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा वो थ्योरी होगा। यानी जो सीए का स्टूडेंट है उसको पता है सर 80% तो सम ही आएगा और 80 में तो 60-70 हम उठा ही लेंगे, बिकॉज सम से अगर सब कुछ राइट है फुल मार्क्स और थ्योरी में मार्क्स कटता है। तो तुम देखोगे सीए के सारे स्टूडेंट्स मेजरली थ्योरी को लास्ट की तरफ करते हैं, मेजर कंसंट्रेशन सम्स पे होता है। पर वहीं अगर तुम सीएस में आ जाओ तो तुम देखोगे सर थ्योरी पे इक्वल वेटेज है या फिर ज्यादा वेटेज है, थ्योरी पे इक्वल वेटेज है या फिर ज्यादा वेटेज है, तो थ्योरी अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। तो पहला पॉइंट भी क्लियर होता है कि सर सीए में थ्योरी कम, सीएस में ज्यादा, पर वो लोग साथ में बैठा के जब पढ़ाते हैं तब खाली प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं, तो उनका ध्यान पूरा 500 बच्चों पे है, तुम पे नहीं है। और ये प्रूफ कैसे होता है? उन बच्चों का कॉपी खोल के देख लो, मेरे को कुछ बोलने का दरकार नहीं है, तुमको अपने आप दिख जाएगा क्लास में किस फॉर्मेट में पढ़ाया जा रहा है। तो नंबर 1 गलती वहीं होती है। सर क्या वो गलत पढ़ाते हैं? सिलेबस वाइज तो डेफिनेटली यस। कैसे? वो ऐसे कि मेजर टॉपिक्स तुम्हारे सेम होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल पकड़ ले, एफएम में तुम्हारे पास कैपिटल बजटिंग बोल के एक चैप्टर है, राइट? अब कैपिटल बजटिंग के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, सीए में भी सब पार्ट्स होंगे। तुम्हारा कैपिटल बजटिंग जो ब्रॉडर हेडिंग है सीएस में करेक्ट, सीए में करेक्ट, पर सब पार्ट भी सेम है क्या सर सीए सीएस वाले? नहीं। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? इंस्टीट्यूट का मैट खोलो। इंस्टीट्यूट का मैट जब खोलोगे, इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी मॉडल क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज दे दिए हैं।
सीए में उन सारे चैप्टर्स में कंटेंट ज्यादा है, तुमको उतना करने का दरकार नहीं है, पर फिर भी सीए के ट्यूशन में बैठते हो तो वो भी कर लेते हो, विच इज अगेन अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट विच यू आर पुटिंग इन। तो सर हम लोग को अलग अलग क्यों नहीं कराते? भरा हुआ बैच में तो नहीं बोल पाएंगे ना कि तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो है, ताकि तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ही कभी ना उठे कि मेरा आधा है उसका नहीं है, क्योंकि फिर तुम चेक करने चले जाओगे किताब में, और अगर चेक करने चले जाओगे तो पोल खुल जाएगी, तो बात ही नहीं करना है। तो पहला चीज एकदम क्लियर है, अगर फॉर्मेट वाइज जाए, तुम्हारा एमसीक्यू है, सीए का डिस्क्रिप्टिव है, तो प्रिपरेशन एक जैसा कैसे हो सकता है और तुमको साथ में बैठ के कैसे पढ़ाया जा सकता है? अगेन थ्योरी सीए में कम, हमारे में ज्यादा, तो खाली सम्स करा के भी कैसे एग्जाम पास करोगे, राइट? तो ये दो चीजें बहुत क्लियर हैं जो ईस्टर्न इंडिया में प्रॉब्लम है, जहां पर हमको क्लियर नहीं होता, बिकॉज सीएस का कोई स्पेसिफिक एफएम का बैच ही नहीं होता, और जो होते भी हैं वो लोग भी लाइटली पढ़ाते हैं, इसलिए सीए के बैच के साथ सीएस को पढ़ना पड़ता है और उनके साथ ये दिक्कत आती है। और ये मैं नहीं कहता, तुम्हारे सीनियर्स बोलेंगे जो दिसंबर 2019 एग्जाम दिए हैं, 10 में से 7 जन यही बोलेंगे गलती हो गई वैसे पढ़ के, उस समय रियलाइज नहीं हुआ। उस टीचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टूडेंट को पड़ता है, बिकॉज उसका एक टर्म चला जाता है जो कि 6 महीना बर्बाद। पैसा बर्बाद तो सेकेंडरी है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर और टाइम जो एक बार वेस्ट हो गया वो वापस नहीं आता। और इंस्टीट्यूट भी टाइम टाइम पे ट्रेनिंग नॉर्म्स में चेंजेस ला रहा है, उससे क्या होता है, मेरा मेंबरशिप डिले हो जाता है, और मेंबरशिप डिले का मतलब करियर में डिले हो रहा है। और सीएस के उस टाइम कुछ टीचर्स के लिए तुम्हारी जो फीस है वो पॉकेट मनी है, उनको क्या मतलब है, बस आके बैठ गए, सीए का तुमको पढ़ा दे रहे हैं, और ये तुमको उनकी कॉपी खोलने से आइडिया लग जाएगा कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं। अब अगली बात आती है सर कि हमको पढ़ना कैसे है। अब अगर आप बात करें प्रिपरेशन और लूप होल्स में, मैंने दिसंबर 2019 एग्जाम के पहले एक 15 मिनट का वीडियो निकाला था, सिर्फ एक दिन पहले, जहां पे मैंने साफ साफ बोला था कि आपको बहुत जरूरी है इंस्टीट्यूट के मैट का पीछे का एमसीक्यू देखो, पर किसी ने उसके पीछे दिमाग नहीं लगाया। मेजरली हमारे बच्चों ने तो किया ही, और कुछ जो उनके बच्चे थे जो हमारा एमसीक्यू मैट फॉलो करते थे उन लोगों ने दिमाग लगाया, और इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे से आउट ऑफ 100, मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपको दिखेगा और मेरे यूट्यूब में भी अवेलेबल है कि 40 नंबर से 50 नंबर एटलीस्ट इंस्टीट्यूट के मैट से डायरेक्ट क्वेश्चन था। जो बच्चे इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे का एमसीक्यू करके गए थे उन्होंने आराम से पेपर दे दिया, और वो एग्जामिनेशन का सोच रहे पास होने का नहीं। और जो बच्चे सिर्फ वो कॉपी फॉलो कर रहे थे, उस इंडिविजुअल टीचर की खाली समझ बना रहे थे, उनको दिक्कतें बहुत आई। तो सर अगर हमको प्रिपरेशन करना है तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्टीट्यूट का मैट फॉलो करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सर सब सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे फिलहाल पता नहीं है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मैं पढ़ाता नहीं हूं वाला, बट एफएम और एसएम के लिए तो करना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर बनाता है, और लास्ट टर्म में प्रूव हो गया कि इंस्टीट्यूट ने अपने ही मैट से क्वेश्चन दिया है। तो अगर ये जानने के बावजूद तुम अगर इंस्टीट्यूट का मैट फॉलो नहीं करते हो तो तुम बेवकूफ हो या बेवकूफी कर रहे हो। सुनो सबका, पर सामने देखो सही क्या है गलत क्या है। भगवान ने हम सबको आंखें और दिमाग दी है, मैं भी कुछ बोल दूं मानने चले जाओगे नहीं, देखो ऑब्जर्व करो एंड देन कंक्लूड। तो पहला चीज क्या है, अगर मेरे को एफएमएसएम के पेपर में 80+ स्कोर करना है विच इज नॉट टफ, तो मेरे को क्या करना है, पहला सर इंस्टीट्यूट का मैट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सर इंस्टीट्यूट का मैट क्यों, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चन है, राइट? और एमसीक्यू के लिए अगर हम लाइन बाय लाइन इंस्टीट्यूट का मैट पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जैक्ट सिलेबस भी कवर होता है और हमको दिक्कत नहीं आती, ठीक? नंबर 2, मोर वेटेज ऑन थ्योरी। ये मैं नहीं कहता, ये दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कहता है, एंड सिर्फ दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर नहीं बल्कि उसके पुराने पेपर्स भी कहते हैं। सर अब फिर फालतू बात करने लगे, बेकार बात कर रहे हैं, एमसीक्यू पहला बार हुआ था। अरे एमसीक्यू पहला बार हुआ था, एफएम तो पहली बार नहीं आया, एफएम तो तब से है। उसमें भी क्या हुआ सर, एग्जीक्यूटिव में 1 या 2 बार हुआ होगा। तो यानी एग्जीक्यूटिव में जब डिस्क्रिप्टिव पेपर था एफएमएसएम का,
उसमें भी थ्योरी ज्यादा आया था, राइट, उसमें भी थ्योरी ज्यादा था। तो वहां से भी इंस्टीट्यूट ने प्रूव किया कि हम सीएस इंस्टीट्यूट हैं, मेरा हमेशा वेटेज रहेगा थ्योरी के तरफ। अब सर फिर आप फालतू बात करें, एग्जीक्यूटिव में आता होगा, आप तो बस 2-3 साल के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनल लेवल ओल्ड सिलेबस, वहां भी एफएम था, वहां पे भी सीनियर से जाकर बात करो, क्वेश्चन पेपर पिक करो, तुमको दिखेगा 50% या उससे ज्यादा थ्योरी आता था एफएम में। तो यानी डे 1 से इंस्टीट्यूट ने अपना मोटिव क्लियर कर दिया था कि भैया हम थ्योरी देंगे। चाहे सीए का बोलो या सीएस का बोलो, किसी इंस्टीट्यूट ने लिख कर नहीं दिया है कि हम थ्योरी ज्यादा देंगे कि प्रैक्टिकल ज्यादा देंगे, बल्कि पास्ट पेपर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोगों ने ये कंक्लूजन लिया है। और आज मैं जो भी बोल रहा हूं वो भी पास्ट पेपर के बेसिस पे ही है, ये हवा में बात नहीं कर रहे हैं। पर सीए वाले क्या बोलते हैं, या फिर जो सीएस के बैच में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, मेरे सर ने कहा है थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल आएगा। पर वही स्टूडेंट से एग्जाम के बाद पूछो तब बोलेगा सर झूठ बोलते थे, पर क्लास के दौरान उसको समझ में कुछ नहीं आता है, उसने फीस देके रखी है, भरोसा तो करना ही पड़ेगा इसको फीस दिया है, राइट। तो अगर वो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, चाहे फाइनल ओल्ड सिलेबस का या एमसीक्यू का दिसंबर 2019 का या डिस्क्रिप्टिव का एग्जीक्यूटिव में उसके पहले टर्म का, तुमको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं सर, आप ये बता रहे हैं ताकि उनका गलती पता चले, वो सेकेंडरी है, पहला चीज तुम लोग से गलती ना हो जाए। बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट अगर मेरा 6 महीना बर्बाद होता है, इट मीन्स अ लॉट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड घर वालों को आंसर भी करना पड़ता है, बिकॉज ओवरऑल मेरा सीएस का जर्नी डिले हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं डे 1 से हमारा प्रिपरेशन परफेक्ट हो, रेस्ट रिजल्ट जो होगा वो बात की बात है, पर हम 100% देंगे, कहीं पर लूप होल नहीं रखेंगे। क्या यहां तक अपने क्लियर है? नंबर 3, स्टैंडर्ड एमसीक्यूज टू बी फॉलोड। अब इसके लिए मैं तुमको बताना चाहूंगा, अगर तुम गूगल करते हो आईसीएसआई एमसीक्यू, यानी जहां टाइप करते हैं ना वहां लिखो आईसीएसआई एमसीक्यू, तुमको टॉप में मेरे मैट दिखेंगे। एंड अभी भी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खोजने जाओ, सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक हम हैं, जिन्होंने एमसीक्यू मैट एफएम का रिलीज किया है। एंड कैलकाटा में कोई भी बच्चा हो मेजरली, चाहे वो सीए के पास पढ़ता हो एफएम का ट्यूशन या खुद से पढ़ता हो, हमारा मैट का जेरोक्स उसके पास होगा या फिर हमसे उसने मैट खरीदा होगा, क्योंकि वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने इंस्टीट्यूट के मैट के बेसिस पे, यानी इंस्टीट्यूट का मैट जो आपके हाथ में है, लाइन बाय लाइन पढ़कर क्वेश्चंस बनाए। तो यानी अगर आप हमारा मैट भी करते हैं तो नियर अबाउट आप इंस्टीट्यूट का मैट का प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। एंड आज के पीरियड में भी विदाउट इनकरिंग एनी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, गूगल भी करोगे आईसीएसआई एमसीक्यू, हमारा मैट टॉप में लगेगा। और चाहे बच्चा हमसे ट्यूशन लिया हो या ना लिया हो, उसके पास हमारा मैट के बारे में आइडिया होगा या हमारा मैट रेफर करता होगा। तो यहां पे वही बात करना चाहेंगे, चाहे आप हमारा मैट फॉलो करें या ना करें, या फिर कोई और एमसीक्यू मैट फॉलो करना चाहें, ऑलवेज ट्राई टू फॉलो अ स्टैंडर्ड एमसीक्यू मैट। रैंडमली फॉर द सेक ऑफ बनाने के लिए दे दिया गया है, उसके पीछे ना जाएं, जो कि अगेन सीए वालों के साथ हुआ था। एमसीक्यू मैट तो पहले मिला ही नहीं था इन लोगों को, कुछ टाइम के बाद रैंडमली गूगल करके निकाल के प्रिंट करके दे दिया। जब बच्चों ने पढ़ना शुरू किया तब बच्चों को पता चला कि ये जो सीए का टीचर है, जो भी टीचर है सारे, सब स्टैंडर्ड मैट देके छोड़ दिया है। तब हमसे मैट खरीदने आए, अब जाहिर सी बात है हमसे मैट लेंगे तो हम एमआरपी में ही देंगे। तब फ्रेंड से जेरोक्स करवा लिया, हालांकि हमने अब प्राइस रिवाइज कर दिया है, अब जेरोक्स करना नहीं करना एक ही बात है, राइट। तो उन सबके पास था। तो हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस भी करें, स्टैंडर्ड एमसीक्यू मैट फॉलो करें, बिकॉज हम लोग टाइम टाइम पे नए नए क्वेश्चंस ऐड करते रहते हैं, अदरवाइज एक टर्म के बाद लोग जेरोक्स कर लेते हैं। ये इंसिडेंट कैलकाटा में हुआ भी है हमारे साथ। एक टीचर है, नाम नहीं लेंगे, वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, जब उस टीचर के स्टाफ ने आके हमसे मैट खरीदने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास मैट नहीं बन रहा था, क्योंकि सारा जीवन तो सीए वाला पढ़ा है, थ्योरी का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वो भी इंस्टीट्यूट के सिलेबस के हिसाब से। तब मैट हमसे लेने आए थे, तब कुछ बच्चों ने हमारे वीडियो बना लिया था जब वो हमसे मैट खरीद रहा था। हालांकि हमने उस वीडियो को वायरल नहीं किया, बिकॉज हम लोग चीप मार्केटिंग में भरोसा नहीं करते हैं। पर उस टीचर को हमने भले ही बता दिया कि फ्यूचर में कभी आप ऐसा करिएगा तो उसको वायरल करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप बच्चों को तो मसाला चाहिए होता है कि कुछ मिल जाए तो बस उसका एक बना ले एक स्टोरी, राइट। तो एमसीक्यू मैट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टैंडर्ड एमसीक्यू फॉलो करें।
अगर आपको लगता है सर हमारे मैट के अलावा भी हम फॉलो करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या फिर और प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड जरूर करें, सब स्टैंडर्ड एमसीक्यू में ना जाएं। मॉडल टेस्ट पेपर, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्टीट्यूट टाइम टाइम पे अपनी वेबसाइट पे, क्या आप लोग जानते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, सब कुछ ऑनलाइन ही है, आप विजिट भी करते होंगे। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एकेडमिक कॉर्नर बोल के एक जगह है, क्या आप जानते हैं इस बारे में? जो लोग नहीं जानते हैं नोट कर लें, एकेडमिक कॉर्नर, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग नोट कर ले। हम बात कर रहे हैं एकेडमिक कॉर्नर। एकेडमिक कॉर्नर ये अब आप लोगों के लिए भगवान जैसा है जब तक आप सीएस नहीं बन जाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, स्टूडेंट्स का भी कहता है, इंस्टीट्यूट जब भी एकेडमिक कॉर्नर में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करता है और कहता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 80 से 90% केसेस में वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो एकेडमिक कॉर्नर में इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जब भी कोई मॉडल टेस्ट पेपर आता है, आंसर्स आते हैं या कोई नया सप्लीमेंट अपलोड होता है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर ले, उसको रेफर ज़रूर करें, बिकॉज वहां से चांसेस बहुत हाई होते हैं क्वेश्चन आने के। फाउंडेशन लेवल में आपने एकेडमिक कॉर्नर के बारे में नहीं सुना होगा, उस समय रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, पर अब एकेडमिक कॉर्नर इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लासेस में या फिर यूट्यूब के दौरान भी, उन लोगों को अपडेट्स मिल जाता है कि एकेडमिक कॉर्नर में नया क्या आया है। वी मेनली फोकस ऑन दोज पेपर्स जो हम पढ़ाते हैं, बट कभी कभी हम लोग अलग पेपर्स का भी अपडेट आपको दे देते हैं। पर हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं जो मोहित शाह के साथ पढ़ते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एकेडमिक कॉर्नर को फॉलो करते रहें। वो स्पेसिफाई करके अपडेट्स, अमेंडमेंट्स सब देते रहते हैं, और वो जो भी अपलोड करते हैं आप मान के चलिए 80% चांस है वहां से क्वेश्चन आएगा। सो जो पहली चीज आप पूछते हैं ना, सर एग्जाम में इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो बताइए ना, तो पहले एकेडमिक कॉर्नर देख लो, राइट। एटलीस्ट अक्टूबर तक जो एकेडमिक कॉर्नर में आएगा वो आपके दिसंबर में इंपॉर्टेंट रहेगा, और एटलीस्ट अप्रैल तक जो एकेडमिक कॉर्नर में आएगा वो आपके जून टर्म में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मेंशन कर दे कि आपके टर्म में एप्लीकेबल नहीं है तब बात अलग है, अदरवाइज वहां पे जो भी आता है वो आपको जरूर से करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस पहले क्लास में हम लोग आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रहे हैं कि आपको आइडिया लगे हमको प्रिपेयर कैसे करना है, अदरवाइज सीएस एग्जीक्यूटिव एमलेसली फॉलो करने से क्लियर नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट आते हैं। अब यहां पे क्या देखा गया कि सीएस के पेपर में फॉर्मूला बेस्ड सम ज्यादा थे, यानी यहां पे अब आपको मैं बताऊंगा कि सीए वाले टीचर या फिर आपके फ्रेंड लोग क्या बोलेंगे, अरे एक्स्ट्रा सम अगर प्रैक्टिस कर लिया तो क्या गलती हो गई, अच्छा ही है एक्स्ट्रा किया है, एग्जाम में आ गया। तो अगर ऐसा है तो डॉक्टरी भी पढ़ लो, ज्योग्राफी भी पढ़ लो, क्या पता है क्वेश्चन डाल दे। सबसे पहली बात यह है कि यार जो एग्जैक्ट सिलेबस में है पहले वो तो खत्म कर, तुम्हारा तो उसी का ठिकाना नहीं है, तुम फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, तुम इंस्टीट्यूट का मैट नहीं देख रहे हो कि उसमें क्या क्या हेडिंग्स हैं, बस रैंडमली पढ़े जा रहे हो। कहां जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? क्लास के लिए जा रहे हैं। पर जब तक सिलेबस ही नहीं पता है क्या गारंटी तुम सही पढ़ रहा है? तो यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा इंस्टीट्यूट के मैट में, मैं आपको बताऊंगा क्लासेस के दौरान भी, इंस्टीट्यूट ने 100 से 150 पन्ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिया है चैप्टर वाइज, आपके इंस्टीट्यूट के मैट में पीछे की तरफ है, एसएम स्टार्ट होने के पहले। उस टाइप के सम्स आप मान के चलिए एग्जाम में आएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने टाइप ऑफ सम देके क्लियर कर दिया है कि हम लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अगर आप पहले वो वाला खत्म कर लीजिए, इंस्टीट्यूट के मैट का थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर एक्स्ट्रा टाइम अगर बचता है तो एक्स्ट्रा करने में आपत्ति नहीं है, अगर आ गया तो वो बात की बात है। पर पहले जो आने वाला है या आने का ज्यादा चांस है आप तो वही नहीं पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तो तुम कैसे बोल सकते हो? ये तो बस बजरंग दल ज्वाइन करने वाला बात हो गया है कि बस तोड़ फोड़ करना है, राइट। पर यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये चली आती है कि इट्स इंपॉर्टेंट आप पहले इंस्टीट्यूट का मैट देखें। समझ रहे बात को? द लास्ट पॉइंट इज नो योर सिलेबस। जाहिर सी बात है जब आईसीएसआई मॉड्यूल फॉलो करिएगा
आपका सिलेबस कभी नहीं छूटेगा। हमारा मेन मोटिव यही है कि पहले हम सिलेबस खत्म करें जो इंस्टीट्यूट ने हमको बताया है, उसके बाद ही हम कुछ और करेंगे। अब अगर हम लोग देखें पास्ट टर्म के बारे में, दिसंबर 2019 के बारे में, कि मैंने इतनी सारी बातें कर ली आपके साथ, इसे थ्योरी पढ़ना चाहिए, सम्स कम आता है थ्योरी ज़्यादा आता है, तो आप प्रूफ करिए। ये जो एनालिसिस आपको दिख रहा है ये आपके दिसंबर 2019 टर्म के क्वेश्चन पेपर का है। आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर खुद से निकाल के देख सकते हैं, और ये सेम एनालिसिस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन पेपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी डाला हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कर लें कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिकॉज टाइम टाइम पे हम लोग अपडेट डालते रहते हैं, ताकि वो अपडेट आपको मिलता जाए, ताकि फाइनल में भी, एग्जीक्यूटिव में भी, या फिर नॉन एकेडमिक अपडेट भी अगर सीएस रिलेटेड आता है आपको पता चलते रहे। तो एटलीस्ट जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनका सब्सक्रिप्शन करना ज़रूरी है। अब आप देखो क्वेश्चन पेपर में FM 60 मार्क्स का था, जिसमें 35 मार्क्स थ्योरी था, यानी इट इज़ मोर देन 50%। जिनकी मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी है वो फिगर्स को देख के ही समझ जाएंगे इट इज़ मोर देन 50%। तो यानी जो मैंने बोला था दैट इज प्रूव्ड। और ये जो 25 मार्क्स जो मैंने प्रैक्टिकल के लिए कहा है, इसमें भी तुम देखोगे 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे, या फिर फॉर्मूला का जो नीचे वेयर एज होता है ना, इनिशियल्स को एक्सप्लेन करना, उसमें से उठा के दिया गया था। सो अगेन दैट इज अ थ्योरी पोर्शन, नॉट अ प्रैक्टिकल वन, बट सिंस सम्स के बेसिस पे आया था मैंने उसको प्रैक्टिकल पे डाल दिया। सो क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेसिस में भी ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि सर थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट, अगर आप एफएम पढ़ रहे हैं और आप थ्योरी में बस 3 दिन 4 दिन पढ़ के आप सोच रहे हैं थ्योरी हो जाएगा, तो बेवकूफ़ी है वो। और एमसीक्यू फॉर्मेट में बस समझने से खाली नहीं होगा कि मैंने मार्किंग करके तुमको दे दिया, तुमने 2 दिन 3 दिन क्लास करके मेरा डिस्कशन सुन लिया, वो डिस्क्रिप्टिव में कुछ हद तक चल जाता, वहाँ तुक्काबाजी भी चल जाता और डिस्कशन सुन के बना के लिख भी देते, पर एमसीक्यू में नहीं चलने वाला। तो जब आप खुद से भी प्रिपेयर करेंगे, जब हम टेस्ट लेंगे एमसीक्यू का यहाँ पे, तब आपको प्रिपरेशन ऐसे ही करना है कि हमको लाइन बाय लाइन पता हो, क्योंकि अब तो आपको बना के लिखना नहीं है, ऑप्शन इंस्टीट्यूट देगा, आपको अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको अपना किताब प्रॉपरली ऊपर से नीचे तक पता है, राइट? तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे हमने पेपर के एनालिसिस के बेसिस में बताया कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और आपका फॉर्मेट अलग है। अब आप बोलेंगे सर आपने इस पोर्शन को रेड मार्क करके क्यों रखा हुआ है? मे बी इस टर्म से थोड़ा बदलाव आए, पर बाकी टर्म जितना हुआ है, अगर तुम बाकी बच्चों को पूछो जो एग्जाम दे चुके हैं और वो सीए के पास पढ़ रहे थे या सीए के बैच में पढ़ रहे थे, उनको इस चैप्टर के बारे में पता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीए इंटर लेवल में एक्चुअली है ही नहीं। इन शॉर्ट, इंटर लेवल ऑफ सीए में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर ही नहीं है, तो सीए वाले टीचर ने कभी चैप्टर पढ़ाया नहीं, पर सीएस में था। पर हमारे अनलकी बच्चे सीए का बैठे थे, तो जब सीए को नहीं पढ़ाया, उसके सिलेबस में नहीं था, हमने भी नहीं पढ़ा, और एग्जाम में जब इससे क्वेश्चन आया, इस टर्म में एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आए थे एक नंबर के, बच्चों को लगा ये 4 जो क्वेश्चन आए हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है। पर वो बच्चों ने अगर इंस्टीट्यूट का मैट खोला होता तो पक्का वो लोग पूछते सर से जाके कि आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्यों नहीं पढ़ाया। तो जो बच्चे हमारे साथ पढ़े थे उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पता था, या खुद से पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूट के मैट से, उनको पता था। पर जो लोग सीए के बैच में पढ़ रहे थे उनको पता ही नहीं था। हालांकि मैंने अपने वीडियोस में इतनी बार बोल दिया है, अब अगर वो सीए के टीचर समझदार होंगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा देंगे अलग से, पर अगर अभी भी घमंड में होंगे या फिर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तब अभी भी वो बेवकूफ़ी कर रहे होंगे, राइट? और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक चैप्टर है लीजिंग। लीजिंग सीए में सम्स आता है, पर अगर तुम हमारा इंस्टीट्यूट का यानी सीएस इंस्टीट्यूट का एफएम मैट उठाओ और तुम्हें लीजिंग खोजने जाओ, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस के चैप्टर में सिर्फ
छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पर लीजिंग को डिफाइन किया है। पर जो बच्चे सीए वाले के साथ पढ़ रहे हैं या सीए वाले का नोट्स रेफर कर रहे हैं, उनको 8-8, 10-10 घंटे की क्लासेस कराई जाती हैं लीजिंग्स के सम्स के बेसिस के ऊपर। अगर आपने सीनियर से अगर आप बात करेंगे, वो बोलेंगे वीडियो भेज दिया था 8 घंटे 10 घंटे का और बोला कर लो। क्योंकि एक बार एक बच्चे ने मेरे को ही फोन किया कि सर आपने लीजिंग तो नहीं कराया सम्स, बाकी करा रहे हैं। मेरी 2 दिन तक नींद उड़ गई थी कि यार ये है कहां पे जो मैंने नहीं कराया। तब इंस्टीट्यूट के मैट को मैंने सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड किया और कंट्रोल एफ होता है ना, ये सर्च करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो किया। तब देखा लीजिंग का इतना छोटू सा पैराग्राफ था, वो भी थ्योरी वाले चैप्टर में, और पीछे की तरफ जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए 150 पन्ने वाले, उसमें लीजिंग का सम ही नहीं था। तो एक बात तो क्लियर थी, इंस्टीट्यूट वाज वेरी क्लियर कि लीजिंग का सम तो हम नहीं देने वाले। सर अगर आ गया था तो उसके टीचर ने तो करा दिया। अरे जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिलेबस में था, उसके टीचर ने नहीं कराया, तुमने ये नहीं पूछा उसको ये तो आएगा ही सिलेबस में है, जो नहीं है तुम मेरे से पूछ रहा है आ जाता तो। यानी बच्चे भी थोड़े अलग टाइप के हैं, 10 जन बोल रहे हैं हम भी पीछे दौड़ना शुरू कर दिए उसके। तो ये देखो डिफरेंस समझ में आता है व्हेन यू सी इट। लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर में एक लेवरेज चैप्टर है, मैंने हेडिंग है, सीए में लेवरेज अलग से है। तो बच्चों को कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम ही नहीं सुना है, उन्होंने लेवरेज को अलग से पढ़ा हुआ है। और ये जो जितने नाम मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, ये सारे नाम मैंने कंटेंट टेबल से निकाले ऑफ द इंस्टीट्यूट मैट। मैंने एक नाम को भी खुद से नहीं लिखा है, और इंस्टीट्यूट से बड़ा कोई नहीं है, ना मोहित शाह है, ना वो कोई टीचर है जो 10-15 साल से पढ़ा रहा है। बिकॉज इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में बनाता है, इंस्टीट्यूट पेपर चेक करता है, इंस्टीट्यूट सिलेबस बताता है। तो कोई टीचर बोलता है हम सही है इंस्टीट्यूट गलत, तो वो बेवकूफ है या नशा करके रखा है। ऐसा नशा जो 24 घंटे है वो उतर ही रहा नहीं है, राइट। पर हम नशा किए हुए नहीं है, हम इंस्टीट्यूट का मैट खोल के देखेंगे। तो यहां तक क्लियर है आपको। अब अगर हम लोग एसएम पार्ट की बात करें, तो यहां पे भी देखो, जब डिस्क्रिप्टिव था तब बताना आसान था कि कहां से क्या आएगा। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन टॉपिक जो है ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, ये टॉपिक 8 मार्क्स के लिए आएगा, या इस चैप्टर में ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। पर जब एमसीक्यू है, सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन बनाना इज नॉट वेरी टफ, वो किसी भी हेडिंग के लाइन से हम लोग बना सकते हैं। तो अगर इस बार अगर आपको देखा जाए, आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 से 40 में से 29 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एंड अगेन, अगर आपको एसएम में अच्छा स्कोर करना है, आप अगर कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उस बुक को फॉलो कीजिए। पर इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट का मैट तो जरूर खोलें, और ये डे 1 से आदत बना लीजिए। कितने सारे बच्चे क्या करते हैं, सर लास्ट मिनट में आके खोलते हैं, तब तक उनको 400 पन्ने की किताब 4000 या 4 लाख पन्ना लगने लगता है कि सर अब तो ये नहीं होने वाला। बल्कि हम क्लास के स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, पर उस समय उनके कान में जू तक नहीं रेंगती, वो आराम से मस्त बैठे रहते हैं, और फिर बाद में रोते हैं, और फिर ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट करते हैं टॉम डिक एंड हैरी टीचर के बारे में, उसने ऐसा बोला। पर आपको तो पता ही था आगे से कि हमको करना है, पर आपने क्यों नहीं किया। समझ रहे बात को। तो अभी तक हमने कवर किया हमारे एग्जीक्यूटिव के बारे में, एमसीक्यू मैट के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, एंड जो रूमर्स है उसके बारे में, एंड हमने एविडेंस क्लास को प्रूव भी किया। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग क्लास में कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको आईसीएसआई का मैट लेके आना ही होगा, बिकॉज हम लोग आईसीएसआई के मैट से ही पढ़ाएंगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब क्लासेस चलेंगी आपको देख के समझ में आएगा कि हम लोग हर एक टॉपिक, या फिर आप बोल भी सकते हो लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं, जो कभी कभी टायरिंग लगेगा, बट इससे बेटर इफेक्टिव प्रिपरेशन होगा ही नहीं, बिकॉज आपको घर में वापस से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर बस मैं आपको ऊपर ऊपर समझा दूं, टॉपिक बोल के 10 मिनट का लेक्चर दे दूं, और घर में जाके आपको 1 घंटा वापस से पढ़ना पड़ रहा है याद करके, मार्किंग करके, तो वो इफेक्टिव ट्यूशन लेना नहीं होता है, राइट। तो हम लोग क्लासेस के दौरान हर एक टॉपिक किताब से कवर करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ने का,
ताकि आपको घर में फिर से पढ़ना ना पड़े। जो क्लास में हम लोग मार्किंग कर लेंगे उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आईसीएसआई मैट जरूर लेके आए। जिन बच्चों को अभी भी आईसीएसआई मैट नहीं मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्लास में दूसरे बच्चों से शेयर कर ले जिनका ऑलरेडी है, या दूसरे बच्चे के पास भी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लें इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से, और मीन वाइल क्लास में फ़ोन यूज़ करके किताब आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप पेनड्राइव क्लास लिए हुए हैं तो लैपटॉप से कर सकते हैं। प्रिंट करने का दरकार नहीं है, बिकॉज इंस्टीट्यूट तो मैट भेजेगा ही। सर मेरे पास दूसरे एडिशन की किताब है, या माइट भी एग्जीक्यूटिव का किताब ही है, बट जो पहला एडिशन है वो है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, एफएम में कोई सिलेबस में चेंज नहीं आता है। पेज नंबर से चेंज हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं है। जब मैंने बायोलॉजी पढ़ा था तब भी हार्ट ब्लड को पंप करता था, जब आपने पढ़ा है तब भी हार्ट ही पंप करता है, किडनी ने वो काम शुरू नहीं किया है अभी तक। तो आपका खुद का बुद्धि होना चाहिए किस सब्जेक्ट में चेंजेस आता है और किस में नहीं आता है। तो अगर पेज नंबर ऊपर नीचे भी है तो टेंशन की क्या बात है? सर चेंजेस क्यों हैं? मे भी कुछ नया सम्स डाल दिया हो या नया क्वेश्चंस डाल दिया हो जिससे पेज नंबर बढ़ गया हो, और कोई बात नहीं है। अगर टॉपिक सेम टू सेम है तो दिक्कत कोई नहीं होगा। क्लियर? उसके साथ आप एक मोटी कॉपी लेके आएंगे, बड़ी वाली, राइट? क्लासमेट खरीदे जरूरी नहीं है कि महंगा कॉपी खरीदेंगे, मोटी कॉपी होनी चाहिए। उससे हम लोग क्या करेंगे? उससे हम लोग क्या करने वाले हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट का वो कॉपी है जो हमने बनाया है। हमने क्या किया, हमने जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके इंस्टीट्यूट के मैट में लाइन बाय लाइन जो इंपॉर्टेंट है मार्किंग करके निकाल के इसमें लिख लिया क्लास के दौरान। इससे हमारा दो पर्पस सॉल्व हुआ। नंबर वन, सर राइटिंग इज नेक्स्ट टू लर्निंग। एक बार पढ़ लिया इंस्टीट्यूट के मैट से, मार्किंग हो गई, फिर आपने लिखवा दिया तो सर हमने लिखा और कुछ चीजें दिमाग में बैठ गई, तो घर वाला काम 50% यही हो गया, यानी बैच में आना प्रोडक्टिव हुआ। दूसरा, जब ये कॉपी कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको लगेगा इंस्टीट्यूट का मैट पढ़ना ही नहीं है हमको क्विक रिवीजन के लिए, हम समरी कॉपी से ही पूरा पढ़ लेंगे। बिकॉज इसमें जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, हम नोट्स लिखवाएंगे, आपको यही पूरा सफाइस लगेगा, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा एक छोटी कॉपी लगेगी जो हम लोग की फॉर्मूला कॉपी होगी। फॉर्मूला कॉपी का मतलब जब हम इंस्टीट्यूट का मैट लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पतली सी एक फोटोकॉपी है सारी, ये उस छोटी कॉपी का जेरोक्स है। क्लासेस के दौरान जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला कम अक्रॉस करेंगे तो एक बार समरी कॉपी में नोट करेंगे और एक बार इस पतली सी कॉपी में नोट करेंगे। उससे फायदा क्या होगा? सर एग्जाम के एक दिन पहले जब रिवाइज करना होगा ना, इंस्टीट्यूट का 400 पन्ना घुमा घुमा के फॉर्मूला नहीं खोजना पड़ेगा, एक जगह लिखा रहेगा तो काम बन जाएगा। सर वो क्लास के बाद अगर बनाए तो फॉर्मूला मिस होने का चांस है, क्लास के साथ चलता अगर रहेगा तो इफेक्टिव प्रिपरेशन होगा। क्या यहां तक अपने क्लियर है? तो इंस्टीट्यूट का मैट और दो तरह की कॉपी आपको लेके आनी है जो हम लोग क्लास में बनाएंगे, यानी थ्योरी भी चलेगा उसमें और प्रैक्टिकल भी उसमें चलेगा। पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, बिकॉज बिना थ्योरी समझे अगर आप प्रैक्टिकल बना रहे हैं तो वो बस याद करना है, मैकेनिकल वे में यू आर जस्ट लर्निंग इट अप, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज सीएस एग्जाम में जब थ्योरी पूछेगा, सम्स भले ही आपको आता हो, थ्योरी सॉल्व कैसे करोगे? तो बिना थ्योरी पढ़े अगर आप सम्स बनाते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट एजुकेशन। तो थ्योरी जानना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आपको अपना एमसीक्यू मैट प्रोवाइड करते हैं, आपको ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। इसमें मोर देन 2000 क्वेश्चंस होंगे, राइट? सॉरी 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं। हम लोग उसका एक और सब पार्ट बना रहे हैं जिसमें 1000 क्वेश्चंस और हैं। सर ये मैट कैसे बना है? ऑलरेडी बता दिया, इंस्टीट्यूट के मैट को लाइन बाय लाइन पढ़ के। तो यानी जब आप इसको पढ़िएगा और इंस्टीट्यूट का मैट साथ में पढ़ोगे, आपको दिख जाएगा कि सर इंस्टीट्यूट के मैट से ही क्वेश्चन डाला गया है, बिकॉज लाइंस मैच कर रहे हैं मैट में। बीच में जब मैंने पहली बार एमसीक्यू मैट निकाला था, बाकी टीचर्स ने तो निकाला नहीं, तो कुछ बड़े बड़े टीचर्स ने जो एज में ही बड़े हैं और बैच भी बड़ा है, क्लास मार्केट में बोल दिया ये बात कि उसने तो नेट से निकाला होगा, राइट? और कुछ बच्चों ने बोला भी सर आपने नेट से निकाला क्या? तब मैंने बताया इंस्टीट्यूट का मैट खोल और चैप्टर वाइज पढ़ और क्वेश्चन मिला, तुम देखेगा लाइन से उठा उठा क्वेश्चन बनाया गया है।
और ऑनलाइन हमारा मैट छोड़ के ऐसा कोई मैट नहीं है जो इंस्टीट्यूट पे बेस्ड हो। सब मेजरली सीए पे फोकस करके बने हैं या फिर सम्स ओरिएंटेड हैं। तो अगर कोई आपको ये बोलता है तो वो डबल बेवकूफ है, जो बिना रेफर किए बिना क्रॉस चेक किए उसकी बात में आ गया है। हालांकि हमारे अक्रॉस इंडिया मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट्स थे दिसंबर में जिन्होंने हमारा एफएम का मैट रेफर किया था विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। तो अब ये रूमर की बातें चलती नहीं है, बिकॉज मार्केट में सब जानते हैं अगर इंस्टीट्यूट के मैट के बेसिस पर कोई मैट है तो वो मोहित शाह का ही मैट है। तो ये सब बातों से हमको फर्क पड़ता नहीं है। हम लोग हर टर्म में क्वेश्चंस ऐड करते हैं। तो ये मैट जो आपको मिली है दिसंबर टर्म का क्वेश्चन पेपर भी एडेड है विद सोल्यूशन। इंस्टीट्यूट का मॉडल टेस्ट पेपर भी एडेड है विद सोल्यूशन जो आपके इंस्टीट्यूट के पीछे दिया है। उसके अलावा अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करने जाएंगे एमसीक्यू, हमने वहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस खोज कर इस मैट में डाल दिया है जो आपको कवर पेज में भी दिख रहा होगा। एड-ऑन्स में इंपॉर्टेंट ऑनलाइन अवेलेबल एमसीक्यूज, यानी स्टूडेंट को खुद से भी ऑनलाइन क्वेश्चन खोजने का दरकार ही नहीं है, सब कुछ इस मैट में दिया हुआ है। तो आपको स्टैंडर्ड एमसीक्यू सब आपको यही मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो क्या सर अगर आप ये कवर कर लेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा? 70% चांसेस है यस, 30% आपको इंस्टीट्यूट का मैट पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है। तो 30% डेफिनेटली आपको इंस्टीट्यूट का मैट करना पड़ेगा। तो सर उसके बाद लक फैक्टर रहेगा हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं। इंस्टीट्यूट का मैट पूरा पढ़ लिया है, एमसीक्यू मैट पूरा कर लिया है, नंबर ऑफ टेस्ट दे चुके हैं, फिर मेरे को कभी नहीं लगता एफएम और एसएम के पेपर में आपको इंस्टीट्यूट के मैट के अलावा कहीं से क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको लक के भरोसे रखना पड़ेगा। जो होगा प्रैक्टिकली वही चीज हम लोग करेंगे। क्या यहां तक अपने क्लियर है? तो वी टॉक्ड अबाउट आईसीएसआई मैट, समरी कॉपी, एक छोटा फॉर्मूला कॉपी और एमसीक्यू मैट। एमसीक्यू मैट कब कब क्लास में लेके आना है? जब भी चैप्टर खत्म होने वाला होगा उस लास्ट क्लास में जरूर लेके आए। घर में आप चाहें तो जब भी मैं कुछ पेजेस कवर कर लेता हूं आप उस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एमसीक्यू मैट से। क्या यहां तक अपने क्लियर है कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं? आज फर्स्ट क्लास है तो अगर आप कॉपी लेके नहीं भी आए हैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर नेक्स्ट क्लास से इसको जरूर से लेके आएंगे। तो अभी तक हमने जो कवर किया वो था माइंडसेट के बारे में कि हमको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, बाहर में मिथ्स क्या क्या हैं, हम लोग के क्लास का लेक्चर्स कैसे होगा प्रोसीड, और हमारा इफेक्टिव कैसे है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी। तो अपना किताब खोल लें, राइट इंस्टीट्यूट का मैट, और उसके बाद आ जाइए। तो चलिए आते हैं लेसन 6 में। समरी कॉपी निकाल लीजिए अपनी, जो मोटी वाली कॉपी है, वहां पे हेडिंग दीजिए लेसन 6 डिविडेंड पॉलिसी। लेसन 6 डिविडेंड पॉलिसी। सबसे पहला बात आता है कि सर डिविडेंड क्या होता है? क्या कोई बता सकता है डिविडेंड क्या होता है? क्या हमने पहली बार ये वर्ड सुना है कि पहले सुना हुआ है? सुना हुआ है। हमारे बचपन में जब हम क्लास 11-12 में थे, कंपनी के केस में डिविडेंड सुना होगा। इस कंसेप्ट को डिस्कस करने के पहले ये जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड लोग इन्वेस्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मान लो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मे बी मैं लैंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, गोल्ड में करूंगा या शेयर्स में करूंगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे क्या चाहिए? रिटर्न। द वर्ड इज रिटर्न, जिसको आप प्रॉफिट भी बोलते हैं।
सो मान लो कि मैंने आईटीसी में के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, आईटीसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं किन दो तरह के रिटर्न्स के बारे में सोच रहा हूंगा, या एक ही तरह का रिटर्न होगा? सवाल यह आता है कि मान लो मैंने आईटीसी के शेयर में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, तो टॉपिक यह आता है कि अगर मुझे एज ए इन्वेस्टर मुझे रिटर्न चाहिए तो मुझे किस किस फॉर्म में रिटर्न मिलेगा? एक डिविडेंड हो गया, और प्रॉफिट शेयरिंग डिविडेंड ही होता है ना। मैडम ने बताया कि सर अगर मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैंने आईटीसी के शेयर में पैसा लगाया है तो डिविडेंड एक तरह का रिटर्न है, यानी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है ओवरऑल उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती है, राइट? उसके अलावा कोई तरह का रिटर्न? टैक्स सेविंग नहीं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपने। यहां पे अपने बात करेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में। यहां पे अपने बात करेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में। अब सवाल ये उठता है, सर कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन? वैल्यू बढ़ जाना कैपिटल का, ठीक है, बट इट्स अगेन डिपेंड्स कि आपको डेफिनेशन पता है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। व्हेन आई से कैपिटल एप्रिसिएशन in terms of investment on shares या in shares, what do you mean by capital appreciation? पहले मुझे वो बताओ। ये सब हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आगे हम लोग जब लॉजिकली प्रूव करेंगे ना थ्योरी को तब आसान रहेगा। तो मेरे को बताओ what do you mean by capital appreciation? कोई बता सकता है? चिराग, मान लो मैंने आईटीसी का शेयर जब खरीदा, मैंने पर शेयर 300 रुपया करके दिया पर शेयर, और मैंने 10 या 100 शेयर खरीदे। यानी मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया तब मैंने क्या किया? मैंने 300 रुपया प्रति शेयर से 100 शेयर खरीदे, यानी कितना कैपिटल लगाया? 30,000। किसी ने 60,000 बोला, 30,000। मैथ ज्यादा ही अच्छी थी उसकी जिसने भी कहा। तो यानी आपका कैपिटल कितना है? 30,000। अब आप जानते हैं शेयर मार्केट है, दाम ऊपर नीचे भागता है, तो कुछ टाइम बाद, मान लो 6 महीने बाद यानी 6 मंथ्स बाद दाम हो गया 450 पर शेयर। अभी मेरा कैपिटल का वैल्यू कितना है? 45,000। यानी मैंने कैपिटल कितना लगाया था? 30,000। पर जब शेयर का दाम बढ़ गया, कितना वैल्यू हो गया कैपिटल का मेरा? 45,000। तो मैंने कितना रुपया का बढ़ोतरी किया? 15,000। दिस 15,000 इज एक्चुअली कैपिटल एप्रिसिएशन। समझ रहे बात को? तो यानी एक इन्वेस्टर जब शेयर में पैसा लगाता है तब उसको दो तरह से उम्मीद होती है। एक, जो डिविडेंड इनकम कंपनी देगी मुझे। नंबर 2, कैपिटल एप्रिसिएशन। लोग जब भी शेयर में पैसा लगाते हैं उनका मेन टारगेट ये होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। डिविडेंड इनकम तो कभी मिल जाए तो अच्छा है। समझ रहे बात को? तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड एक तरह का रिटर्न है। डिविडेंड के बारे में आप इन डिटेल्स अपने कंपनी लॉ के क्लासेस में पढ़ेंगे जहां पर डिविडेंड के प्रोविजंस आएंगे। अभी बस यही समझ के रखिए, डिविडेंड क्या होता है सर? एक शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाता है। बच्चों ने पढ़ा था ना कि सर शेयर होल्डर आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है। तो क्या डायरेक्टर कंपनी का मालिक है? नहीं,
डायरेक्टर कंपनी का मालिक नहीं है, वो सिर्फ मैनेजमेंट देखता है। कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। तो जो प्रॉफिट कमाई होगी उस पर हक किसका बनता है? शेयर होल्डर्स का। तो प्रॉफिट में से जब कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर में बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। सिंपल लॉजिक, मैं टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, ठीक। तो कॉपी में हेडिंग दीजिए, व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी, या व्हाट इज डिविडेंड करिए। व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड, उसके नीचे लिखिए अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी paid by a company, a sum of money paid by a company to its shareholders, to its shareholders, to its shareholders out of profit, out of profit। प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिखिए, बगल में ब्रैकेट देके लिखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स, ब्रैकेट क्लोज, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो यानी वो क्या समझ में आया सर? डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी ने जो पूरा प्रॉफिट कमाया है, सेल्स नहीं, टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाया है सारा खर्चा माइनस करने के बाद जो सरप्लस बचता है उसमें से जो हिस्सा मिलता है शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड बोलते हैं। अब अगला सवाल आता है, सर किसी भी तरह का प्रॉफिट क्या? अब ये बताओ, जब मैं कहता हूं प्रॉफिट, इट मींस सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, यही क्या? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट पे करना है क्या? तब मैंने अर्निंग आफ्टर टैक्स क्यों लिखवाया? बिकॉज अगर कोई बोलता है सब प्रॉफिट में से हमको हिस्सा चाहिए, दैट इज डिविडेंड, तो इसका मतलब कोई भी प्रॉफिट से निकाल के दे देंगे, या किसी तरह का प्रॉफिट स्पेसिफाई किया गया है, किसी तरह का प्रॉफिट स्पेसिफाई किया गया है, एंड ये प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स। आज मान लो से रेवेन्यू में से माइनस करते हैं कॉस्ट, राइट, फिर मोदी जी नहीं बोलेंगे मेरा हिस्सा कब दोगे? मेरा हिस्सा बोले तो टैक्स नहीं दोगे गवर्नमेंट को, राइट, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो तुम शेयर होल्डर को क्या बोलेगा? अभी रुकिए, ये तो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में से, अब जो लोग पैसा पाते हैं हम लोगों से उसको तो दे पहले, तो मोदी जी को पहले देना पड़ेगा। मोदी जी को देने के बाद जितना उधारी देना था वो सब देने के बाद जो पैसा बचेगा, विच इज फ्री मनी, क्या मनी? यानी जिसपे किसी और का चार्ज नहीं है, वही ना तुम्हारा प्रॉफिट है या ना? जब घर में जब कोई सामान लेके आते हो खाने पीने का और तुम्हारी भाई बहन रहते हैं, तुम क्या बोलती है? मम्मी रुक जाओ, उसको आने दो, पहले उसको तोड़ के दो, फिर तुम खाना, ये तुम तो पूरा साफ कर लोगे। तो यहां पे भी वही बोलता है कि कंपनी का प्रॉफिट जो बचेगा ये वो प्रॉफिट होगा कि जितने लोगों का हम लोग को देना है पैसा, चाहे गवर्नमेंट का टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, वो सब काटने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट बचता है, जो फ्री प्रॉफिट बचता है, जिसपे कोई और आदमी आके हक नहीं जमाता, उसमें से तुमको देना पड़ता है डिविडेंड। क्या समझ में आ रहा है तुमको? तो अगर कोई तुमको पूछता है आज के बाद कि जब डिविडेंड देते हैं तो किसी भी प्रॉफिट से दे देंगे क्या? नहीं, ये वो प्रॉफिट होगा जिस प्रॉफिट पे किसी और का हक नहीं है। अगर तुम्हारे प्रॉफिट के अंदर मोदी जी का टैक्स का पैसा रखा हुआ है तो पहले टैक्स का पैसा हटाओ, उसको हटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पे तुम डिविडेंड दोगे। तो यानी व्हेन यू से डिविडेंड, इट इज नॉट नॉर्मली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इट इज रेवेन्यू माइनस ऑल द एक्सपेंडिचर जिसपे किसी ना किसी का हक है या किसी को पेमेंट करना है। बिकॉज बीइंग एन इक्विटी शेयर होल्डर, अगर तुमको याद हो, उसमें साफ साफ बोला गया था इक्विटी वालों को तब मिलेगा शेयर जब बाकियों को पेमेंट हो जाएगा,
और इक्विटी वाले सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। अगर किसी और का पेमेंट के पहले तुमको पेमेंट हो जा रहा है तो डेफिनेशन बचपन में पढ़ा था वो गलत नहीं हो जा रहा। तो जब भी तुमको कोई बोलता है कि सर डिविडेंड हमको देना है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करके निकाल के बताइए, तो आप ईएटी पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? ईएटी का फुल फॉर्म अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझ गए बात यहां तक? नेक्स्ट बुलेट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, रुक जाओ, कंपनीज एक्ट 2013 में डिविडेंड का डेफिनेशन दिया है। क्या कोई वो डेफिनेशन बता सकता है? कंपनीज एक्ट 2013 में डिविडेंड का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या कोई वो डेफिनेशन बता सकता है? बताओ। तब तक मैं स्क्रीन ऑन कर लूं। लिखो क्या बोलता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, बस यही बोलता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। जो बच्चे ग्रुप 1 का दिसंबर में एग्जाम दिए थे वो लोग घर जाइएगा, एक ग्लास लीजिएगा, पानी भरिएगा और उसमें कूद जाइएगा। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था दिसंबर में और वो लोग ये भी नहीं बोल पा रहे थे, यानी पढ़ना हो गया तो भूल गए सर, अब याद करके क्या होगा, राइट? तो कंपनीज एक्ट में भी डिविडेंड को एक्सप्लेन करके समझाया नहीं है, सिर्फ बोल दिया इट ओनली इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। ठीक, अब डिविडेंड के बारे में डिटेल्स में आपके कंपनी लॉ के टीचर पढ़ाएंगे। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको एफएम पॉइंट की आवश्यकता है, राइट? और जो आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है। तो एक बात नोट कर लीजिए कहीं पे कि जो प्रोविजंस आप कंपनी लॉ में याद करेंगे फॉर डिविडेंड, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एफएम के पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज थ्योरी का वेटेज ज्यादा है ना, तो डिविडेंड के नाम पे वो लॉ से क्वेश्चन दे सकते हैं। वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप, जहां पर सब्जेक्ट्स के इंटरचेंजेबल क्वेश्चन आते हैं कि आप देने गए थे ए पर बी का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो पढ़ते वक्त दिमाग को थोड़ा खुला रखें, बिकॉज मेजरली आप देखिएगा सब्जेक्ट्स के नाम अलग अलग होंगे पर कुछ कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं। तो एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लॉ में याद करिएगा प्रोविजन फॉर डिविडेंड में भी 1-2 पन्ने का होगा प्रोविजंस, वो आप एफएम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डिविडेंड पॉलिसी तो क्वेश्चन आया तो। क्या यहां तक अपने क्लियर है? तो यहां तक हमको क्लियर हो गया सर व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट? डिविडेंड इनकम क्या होता है और डिविडेंड क्यों मिलता है वो भी क्लैरिटी आ गया, और किस प्रॉफिट से डिविडेंड मिलता है वो भी हमको समझ में आ गया है। क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं करिश्मा, राइट? बाकी क्लियर? चिराग, तुम्हारा चिराग जला, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। लिखो क्या, सॉरी हिंदी में बोल रहा हूं, डिविडेंड पेमेंट इज कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क, डिविडेंड पेमेंट इज कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क, डिविडेंड पेमेंट इज कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क। तो अभी मैंने बैठ के तुमको बताया कि एक इन्वेस्टर है जो पैसा लगाता है वो किस चीज की उम्मीद करता है? रिटर्न का। रिटर्न में कैपिटल एप्रिसिएशन भी आता है, राइट? अब सवाल यह है कि क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? तो मैं पैसा क्यों लगाऊंगा? मैं पूछ रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं अभी। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो सीएस के बच्चे, जो एफसीएस बैठे हैं, यानी फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी मेरे सामने, वो कितना सोचते हैं? प्रैक्टिकली बताओ। तुम गलत भी हो सकते हो प्रैक्टिकली, बट हार्डली मैटर्स, वी टू टॉक। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा माइंडसेट क्या कहता है। क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? नहीं, तो पैसा क्यों लगाऊंगा मैं? गजब। यानी अगर बैंक में मैं पैसा जमा करने जाऊं और बैंक के काउंटर में जहां मैं पैसा जमा कर रहा हूं वहां ऊपर लिख दे अपने पैसे की जिम्मेदारी आप ही जाने भाई,
जमा कर दोगे कल खो जाएगा तो मैं नहीं जानता, तुम जमा करोगे? तो अगर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है तो मैं पैसा क्यों दूंगा? कंपलसरी नहीं है तुम बोल रही हो, चलो मैं कहता हूं तुम सही बोल रही हो कि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, वहां लिख लो नो, लिख लो। पर लॉजिक तो यही कहता है कि सर अगर डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है तो कोई कंपनी क्यों देगा? सर मैंने अपने फ्रेंड को बिहाफ में ट्रीट में पैसे दिए थे, वो पैसा मुझे अभी वो नहीं दे रहा है। एक बार दो जब खर्चा करवा देता है, क्या तुम्हारा दोस्त पैसा रीइंबर्स करता है? तुम मांगते रह जाते हो उससे। तो कंपनी कैसे देगा? जो तुम्हारा दोस्त नहीं दे रहा है जिसको तुम जानते हो, तो कंपनी वाला अगर कंपलसरी नहीं होता है तो क्या कोई आदमी पैसा देगा? गुरलीन क्या लगता है? पर फिर भी आंसर नो है। सर ये तो आप गजब बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, देन इट इज नॉट कंपल्शन टू पे डिविडेंड। पर सर आपको नहीं लगता है सर थोड़ा गलत हो जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए? बिकॉज कंपनी वाला तो पैसा ही नहीं देगा, किसी के आदमी की जेब से पैसा ही नहीं निकलता। अगर कल मैं बोल दूं फ्री में क्लासेस चल रहे हैं, पैसा नहीं देना पड़ेगा, लोग आगे पढ़ने लगेंगे, पैसा देंगे ही नहीं, है ना? फैक्ट बात है, क्योंकि फ्री का हम जहर खा लेंगे अगर चॉकलेट फ्लेवर मिल जाए तो। उसमें भी लोग स्पेसिफिक हैं, इस चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, राइट? जोक्स अपार्ट, तो सर आप बोलना ये चाह रहे हैं कि लॉ के हिसाब से डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, पर सर फिर भी लोग क्यों पैसा लगा रहे हैं? कल तो कंपनी नहीं देगा। और प्रैक्टिकली सर ये देखा गया है, बहुत रेयर कंपनीज हैं जो डिविडेंड देती हैं, और कितने लोग तो सालों से डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए पैसा लगाए हैं। चलो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी लॉजिक ये कहता है, सर लॉ ने बोला है, जो आप पढ़िएगा लॉ में भी, कि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। एकदम क्लियर है कि कंपनी पे कोई भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। पर फिर भी कंपनी, और सर इसी लाइन पे कंपनियां कितने सारा डिविडेंड देती भी नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी मार्केट में जिसने आज तक डिविडेंड नहीं दिया है। पर सर अगर वो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो सर उसके शेयर होल्डर्स के साथ गलत तो नहीं हो रहा है? सर प्रॉफिट कमा रही है, डिविडेंड नहीं दे रही है, तो शेयर होल्डर के साथ तो अन्याय हो रहा है। लॉ कुछ कर क्यों नहीं रहा? लॉ में उल्टा लिख भी दिया है, नो कंपलसरी, नॉट कंपलसरी टू पे डिविडेंड। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि लॉ को जब दिख रहा है कि कंपनियां डिविडेंड नहीं दे रही हैं बहुत सारी, फिर भी हमने लॉ में लिख के रखा है नो नॉट कंपलसरी टू पे डिविडेंड, तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है? तो इसका जवाब करिश्मा ने ऑलरेडी दे दिया है। करिश्मा ने बताया कि सर बीइंग एन इन्वेस्टर हम पैसा लगाते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। ये मैं लॉजिक बता रहा हूं कि व्हाई डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज लॉ भी यही समझता है, लॉ मेकर्स भी समझते हैं कि एक इन्वेस्टर पैसा लगाता है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, ना कि डिविडेंड के लिए। तो सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा ठीक से समझाइए ना। इसमें देखो क्या बोलता है, अगर तुम देखो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो एक परसेंटेज पे डिक्लेयर करता है, एक मान के चल 10% बोला, ठीक, यानी प्रॉफिट का 10% हम शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। डू यू फॉलो? यानी कंपनी ने बोला कि हम टोटल प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट आया है EAT, उसका 10% हम शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। मान ले प्रॉफिट है 3 करोड़, तो कितना रुपया जाएगा डिविडेंड के तौर पे? 30 लाख। ये टोटल डिविडेंड है ना? यानी जितने शेयर होल्डर्स हैं उन सबको इसी 30 लाख में से देना पड़ेगा। तो अगर मान लो मेरे पास 3 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं, मान लो सबका एक एक है, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि मान लो मेरे पास 3 करोड़ शेयर्स हैं, मान ले, बस पर शेयर हिसाब से जाएगा ना। तो अगर मेरे पास 3 करोड़ शेयर्स हैं, हर एक शेयर के लिए कितना मिलेगा मेरे को? 10 पैसा। यानी अगर किसी आदमी के पास एक शेयर है तो ही विल बी गेटिंग 10 पैसा डिविडेंड पर शेयर, यस और नो? इतना मान रहे हैं हम लोग?
ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने कितना शेयर खरीदा था? 100। 300 तो दाम था, तो यानी 100 है, तो मेरे को टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा? 100 इंटू 10 पैसा, हाँ या ना? यानी 100 शेयर्स है मेरे और 10 पैसा पर शेयर है, मेरी कमाई कितनी हुई? अब ये बात बताओ, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट 10 रुपए के लिए किया था? यानी यहां पे कंपनी लॉ मेकर्स भी ये बात समझते हैं कि लोग चाहते हैं मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन हो, तो लॉ बोलता है भाई कंपनी तुम इस प्रॉफिट को अपने पास रख और इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करके और रेवेन्यू जनरेट कर, बिकॉज अगर तुम अच्छा काम करेगा, ग्रो करेगा, तुम्हारा शेयर वैल्यू बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। और जितना बढ़ेगा उतना कैपिटल एप्रिसिएशन होगा शेयर होल्डर का, तो शेयर होल्डर कमा लेगा कि नहीं कमा लेगा? हाँ या ना? अगर कोई तुमको आके बोले ये 10 रुपया मेरे को वापस कर दे, हम तुमको 1000 रुपया कमाई देगा, तुम 10 रुपया छोड़ नहीं देगा? हाँ या ना? तो यहां पे भी वही लॉजिक है। तो अगर तुमको कोई कहता है अब से कि हमको प्रूफ करके बता लॉजिकली कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि लॉ में डिविडेंड पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी, व्हाई, दिस इज द लॉजिक। क्या क्लियर है यहां तक? अब यहां पे कोई बोलेगा सर आप तो गरीब आदमी हैं, सर आप तो गरीब आदमी हैं इसलिए आपने 100 शेयर खरीदा। मान लीजिए सर कोई अमीर आदमी होता और वो 10 लाख शेयर खरीदता, कितना? 10 लाख शेयर इंटू 300 कितना हुआ? हम लोग कुछ ज्यादा ही गरीब है, बता भी नहीं पाएंगे, राइट? 30 करोड़। 30 करोड़ क्या, मान लो 30 करोड़ है। अब 10 लाख शेयर है, 30 करोड़ रुपया कैपिटल है, तो सर 10 लाख शेयर इंटू 10 पैसा कितना हुआ? 1 लाख। यानी 30 करोड़ रुपया लगा के मैं 1 लाख के लिए बैठा हूं। मैं तो चाहूंगा ना कैपिटल एप्रिसिएशन हो, तो अगर किसी के पास 10 लाख शेयर भी हैं वो उतना माथा नहीं लगाएगा। और आज के पीरियड में जितने लोग भी पैसा लगाते हैं उनका मेन टारगेट कैपिटल एप्रिसिएशन ही होता है। समझ गए बात? तो क्या आपको यह लॉजिक क्लियर है कि क्यों आपका नॉट कंपलसरी है डिविडेंड पेमेंट? नीचे ले आ जाइए कॉपी की तरफ, उसके नीचे बुलेट देके लिखिए डिविडेंड इज ओनली पेड टू द शेयर होल्डर्स, डिविडेंड इज ओनली पेड टू द शेयर होल्डर्स, dividend is only paid to the shareholders when the board of directors gives recommendation and then the matter is placed in the meeting of shareholders, gives recommendation, and then the matter is placed in the meeting of shareholders for approval. क्या यहां तक क्लियर है? रिकमेंडेशन को अंडरलाइन कर लो। एंड देन द मैटर इज प्लेस्ड इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर अप्रूवल। रिकमेंडेशन को अंडरलाइन कर लो। यहां पे पढ़ के क्या समझ में आया? सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो लोग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, वो लोग डे टू डे का काम देखते हैं, राइट? तो सर वो लोग बेटर बता सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी को और क्या क्या काम करना है, कंपनी को और क्या क्या पैसा का दरकार है और कहां कहां लगाना है। ये सारा चीज देखने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं डिविडेंड देना है कि डिविडेंड नहीं देना है। गौर से समझो इस बात को। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक अ कॉल दैट इस साल जो प्रॉफिट हमने कमाया है उस कमाई से हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे।
क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेली का काम देखता है ना, वही बेटर बता पाएगा कि हमको पैसा का रिक्वायरमेंट और पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक मान ले तुमको पता है कल तुमको एक जगह घूमने जाना है, राइट, और आज ही कोई तुमको दूसरा फ्रेंड आके बोलता है चलो कहीं और चलते हैं घूमने के लिए। अगर तुमको वहां कल जहां जाना है वहां जाना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास पैसा लिमिटेड है, क्या तुम आज उस दूसरे फ्रेंड के साथ घूमने जाओगे? नहीं जाओगे। तुम क्या बोलोगे, भाई आज नहीं जाएंगे, कल हमको कहीं और जाना है। यहां भी वही होता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली टेक अ कॉल कि भैया हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि द मोमेंट उसको डिविडेंड हम दे देंगे तो मेरा पैसा तो कम हो जाएगा, कैश इन हैंड। अगर हमको पैसा का रिक्वायरमेंट फ्यूचर में पड़ेगा फिर बाहर जाके मांगना पड़ेगा किसी से। इससे बेटर है आज लोग को पैसा मत दो, आज उस पैसा को रिटेन कर लो, रख लो, और फ्यूचर में पैसा काम में आ जाएगा। तो यहां पे वो क्या समझ में आया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली रिकमेंड, एंड देन वो टॉपिक जाता है शेयर होल्डर के पास, वो लोग अपनी मीटिंग में उसको प्रपोज करते हैं कि हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। अब यहीं से दूसरा सवाल आता है, मान लो कोई कंपनी 10 साल से डिविडेंड नहीं दे रही है, मान लो कोई कंपनी 10 साल से डिविडेंड नहीं दे रही है। अब ये 5 लोगों ने सोचा कि भैया चलो चलते हैं कंपनी में, बोलते हैं हम मालिक हैं। किताब खोल के दिखाया 11-12 का फाउंडेशन का, देख यहां लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर द मैनेजमेंट, यू आर माई एम्प्लॉई, मैं तुमको बोलता हूं डिविडेंड दे, अभी निकालो। तो सवाल ये आता है, क्या शेयर होल्डर्स ग्रुप बनाकर खुद से प्रपोज कर सकते डिविडेंड देना? क्यों? बिकॉज वो मालिक है इसलिए? एकदम भी नहीं। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से रिकमेंड नहीं करेंगे, शेयर होल्डर्स चाहे सबको एक तरफ मिल भी जाए, चाहे कुछ भी कर ले, खुद से प्रपोज करके डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल टेक अ कॉल कि देना है कि नहीं देना है। बिकॉज लॉ अंडरस्टैंड, शेयर होल्डर तो डेली का काम देखता भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं है कि कंपनी में क्या काम चल रहा है, कल क्या रिक्वायरमेंट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानता है ना, तुम्हारा फ्रेंड नहीं जानता कल तुमको घूमने जाना है, तुम्हारा फ्रेंड नहीं जानता कल तुमको कितना इंपॉर्टेंट है वहां जाना, वो तो बोलेगा आज चल, और तुमको मना भी लेगा चल अभी चल अभी चल, पर तुमको पता है ना तुमको कल जाना है, तुमको रिक्वायरमेंट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडरस्टैंड्स। तो लॉ भी यही बोलता है, लेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड दैट वेदर दे वांट टू रिकमेंड और नॉट। तो अगर कोई आपको बोलता है कि आप लॉ में अगेन पढ़िएगा कि क्या डिविडेंड देते वक्त शेयर होल्डर्स खुद से डिक्लेयर कर सकते हैं, आंसर इज नो, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या यहां तक अपने क्लियर है? अगला सवाल, क्या शेयर होल्डर्स, मान लो सर हमको क्लियर हो गया सर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले बोलेंगे कि हम लोग सोच रहे थे आपको डिविडेंड दें, आप शेयर होल्डर लोग डिसाइड करिए लेना है कि नहीं लेना है। शेयर होल्डर लोग खुद से नहीं बोलेगा हमको दो, लेट हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा 10%, पूरा प्रॉफिट का 10% हम आपको देंगे, पर अंशिका ने बोला कि ना भाई हमको 15% चाहिए, और अंशिका ने सबको समझा भी दिया। अब बताओ, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया 10% और मीटिंग में मैटर को रखा गया, तो क्या शेयर होल्डर्स खुद डिसाइड करके रेट बढ़ा सकते हैं? क्या लगता है, हाँ या ना? नहीं, बिकॉज लॉजिक यही कहता है सर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानते हैं कल मेरे को कितना पैसा लगेगा तो वही डिसाइड करके ही बताए होंगे। तो अगर लॉ ये लोग को अलाउ कर देगा रेट बढ़ाने का, तब अंशिका तो 5-6 साल के एक बार में ले लेगी पैसा, है कि नहीं? तो दैट इज नॉट अलाउड। नीचे लिख लो कॉपी में। अब नेक्स्ट बुलेट, अ शेयर होल्डर और शेयर होल्डर्स, a shareholder or shareholders, a shareholder or shareholders cannot themselves proposed, cannot themselves propose, cannot themselves propose or ask for dividend, cannot themselves propose or ask for dividend।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट इज यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग द डिविडेंड? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट इज यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग द डिविडेंड? What kind of profit is utilized for giving the dividend? Very important question, because आने वाले टाइम जब सम्स बनाइएगा ना, चाहे वो किसी भी चैप्टर के अंडर हो और डिविडेंड की बात हो, आपको इसी टाइप का प्रॉफिट निकालना है. लिखिए, इट इज गिवन आफ्टर डिडक्टिंग, इट इज गिवन आफ्टर डिडक्टिंग, इट इज गिवन आफ्टर डिडक्टिंग expenses, comma, interest. It is given after deducting expense, comma, interest and tax component. Interest and tax component, that is EAT. और EAIT. EAT स्क्रीन पे देख सकते हैं आप. EAIT, EAIT का फुल फॉर्म है अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यानी जहां पर इंटरेस्ट नहीं है वहां पर खाली टैक्स माइनस तो EAT निकलेगा, और जहां पर इंटरेस्ट कंपोनेंट है आप तब माइनस करते हैं, दैट वी कॉल EAIT. ठीक, अब सवाल आता है ये किस बात का इंटरेस्ट का बात हो रहा है, ये किस तरह का इंटरेस्ट का बात हो रहा है? अरे जो आप लोन लिए हैं इंटरेस्ट तो वही है. डिबेंचर जब इशू करते हैं इंटरेस्ट देते हैं ना, है ना? जब लोन लेते हैं इंटरेस्ट देते हैं ना, तो जो आपकी कमाई हुई है उस कमाई में आपको तो इंटरेस्ट का पैसा वापस करना पड़ेगा, लोन का इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा. बिना इंस्टॉलमेंट चुकाए क्या तुम प्रॉफिट से पैसा निकाल लोगे? मैंने तो ऑलरेडी बोला कि हमको फ्री प्रॉफिट चाहिए, यानी वो प्रॉफिट जब सब खर्चा निकालने के बाद, जब सब तरह का लाइबिलिटी हटाने के बाद जो मेरे को देना है उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो बचता है उसी में से डिविडेंड देंगे. आंखें बंद अगर करोगे तो पीएल अकाउंट याद आ रहा होगा, जहां पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर नेट प्रॉफिट निकलता था, और नेट प्रॉफिट निकलने के बाद तुम टैक्स चार्ज करते थे, फिर उसका बैलेंस निकलता था. याद आ रहा है? बचपन में अकाउंट्स किया था ना, तो पीएल अकाउंट में काम तो किया ही होगा. तो यहां पे वही चीज हो रहा है, इंटरेस्ट हटाने के बाद, सारा खर्चा हटाने के बाद, टैक्स हटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पे डिविडेंड जाता है. क्या क्लियर है यहां तक? क्या कोई दिक्कत है? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? तो सबसे पहला काम क्या करो, ये जो बॉक्स है यहां पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक बार इसको रीड करो और देखो क्या हमने सब कुछ कवर किया है कॉपी में यहां तक. अच्छे से रीड करो. एक बार रीड करोगे घर में वापस से रीड करना नहीं पड़ेगा. ध्यान से एकदम. ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार. अगर आपने देखा होगा आपको समझ में आएगा कॉपी में हमने उस पैराग्राफ को कवर कर लिया है, और उसके अलावा जो बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग था हमने वो भी कवर किया. बिकॉज बिना थ्योरी समझे आगे समझाना दिक्कत होगा या फिर मैकेनिकल हो जाएगा. और ये चैप्टर बहुत आसान है, जितना क्लैरिटी रहेगा उतना आसानी से बनेगा. और इस क्लासेस के बाद आपको कभी भी थ्योरी में दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग एक स्टेप आगे चलेंगे इंस्टीट्यूट से, और जो क्लास में हम लोग कर लेंगे उसको आपको वापस नहीं करना पड़ेगा. ठीक, तो आज की क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना ही.
हमने जो जो डिस्कस किया है उसको ज़रूर ध्यान में रखें, एंड एज वेल एज नेक्स्ट दिन से जो जो लाने बोला उसको लेके ज़रूर आए। और कैलकुलेटर कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास में भूल जाएंगे और हैबिट डेवलप नहीं करेंगे, ये सेम चीज़ आप एग्ज़ाम में रिपीट करेंगे और एग्ज़ाम में बिना कैलकुलेटर के आप बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। और एमसीक्यू फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग क्लासेस में ट्रिक्स भी सीखेंगे और स्पीड तरीके से सम्स कैसे बनता है वो भी करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे क्लासेस के दौरान जो फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं, अगर कल अचानक से इंस्टीट्यूट को फिर से मूड हुआ कि एमसीक्यू नहीं डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको मोहित शाह के पास वापस आने का दरकार नहीं है। जिस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे उस फॉर्मेट में एमसीक्यू डिस्कशन भी होगा प्लस डिस्क्रिप्टिव भी डिस्कस होते हुए चलेगा। तो जो लेक्चर आप देख लेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे हमारे साथ, इट इज फुल प्रूफ फ्रॉम बोथ द एंगल्स, सो यू नेवर हैव टू कम बैक जब तक कोई नया चैप्टर नहीं आता है या फिर कोई ऐसा पार्ट नहीं आता है जो बहुत दिक्कत करता है, राइट। एज यू ऑलरेडी नो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, आई एम इजीली अवेलेबल। आपको कभी भी दिक्कत होगी आप 10 बार पूछिए, अपने डिस्कस करेंगे, राइट। बट कोई भी टॉपिक अपने दिमाग में सोल्यूशन बिना लिए नहीं जाएंगे। एंड ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, एंड दोनों पैरेलली चलेगा। बिकॉज बिना थ्योरी पढ़े, बिना बेस समझे, सिर्फ रैंडमली डिविडेंड जानते ही नहीं क्या होता है और आप सम्स बनाए जा रहे हैं, दिक्कत वाली बात है। एंड इस सारे केस में आपको लकी होना होगा जितना फॉर्मेट आपने प्रैक्टिस किया है सीए पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आ जाए, राइट। और इंस्टीट्यूट का मैट कवर करने से एग्जैक्ट सिलेबस कवर कर रहे हैं आप, और कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आपको एक और मैट दिया जाएगा, दैट इज द प्रैक्टिस मैनुअल, दैट इज द प्रैक्टिस मैनुअल। और प्रैक्टिस मैनुअल में क्या होगा, उसमें हमने बहुत तरह के सम्स दिए हुए हैं विद सोल्यूशन, यानी जिनको एडवांस लेवल सम भी करना है वो भी उसमें दिया हुआ है। तो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई कहता नहीं हमको और सम्स प्रैक्टिस करना है, जो प्रैक्टिस मैनुअल आपको देंगे उसमें एडवांस लेवल सम्स भी हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं है। दैट इज अगेन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीए एग्जामिनेशन। उतना रिलेवेंट नहीं है वो, बट फिर भी लोग बोलते रहते हैं तो हमने उसमें डाल दिया है, राइट। तो ये दो मैट के अलावा आपको एक और मैट मिलेगा ताकि आपको फुल प्रूफ प्लानिंग हो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टिल देन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।